नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे स्रोत के प्रकार। भारतीय संविधान के संदर्भ में स्रोत के प्रकार कितने होते हैं? तो एक तो होता है आंतरिक स्रोत, दूसरा होता है बाह्य स्रोत। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कि आंतरिक स्रोत क्या होते हैं, बाह्य स्रोत क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा जो दूसरे देशों से लिए गए स्रोत हैं उनका विवरण। और इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे लिए गए हमारे देश के स्रोतों का विवरण। तो आज हम लोग इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज, स्रोत का क्या अर्थ होता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसके प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, वो सब सोर्सेज के अंडर आएंगे। तो स्रोत है जो मेनली हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान का जब निर्माण किया तो उसमें सोर्सेज को अगर देखें तो नॉर्मली हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत कौन से होते हैं? आंतरिक स्रोत वो होते हैं जो हमारे देश में पहले से ही विद्यमान थे, जैसे कि हमारे देश में जो कि अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए हैं, जो भी प्रावधान है ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो एज इट इज ले लिए गए हैं। और भी जो हमारे जितने भी प्रावधान है जो हमारे देश में पहले से विद्यमान थे वो सब आएंगे आंतरिक स्रोत में। वहीं बाह्य स्रोत में आएंगे जो हमारे देश से नहीं बल्कि दूसरे देशों से, विदेशों से जो स्रोत है, जो प्रावधान है जो लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो आएंगे हमारे बाह्य स्रोत में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में मैंने पहले भी बता दिया, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तब उन्होंने जितने भी प्रावधान है, जितने भी अधिनियम है बनाए थे, उनमें से जो लिए गए हैं वो सब आएंगे आंतरिक स्रोत के अंतर्गत। तो जो अधिकांश, जो ज़्यादातर जो हमारे संविधान का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आंतरिक स्रोत से ही लिया गया है अधिकांश हिस्सा। और आंतरिक स्रोत में भी कहाँ से लिया गया है? जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1935, यहाँ से लिया गया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। और जो इन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा हिस्सा हमारे संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, वो जो मेन इम्पोर्टेंट है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो भारत शासन अधिनियम है तो इसी के अंतर्गत है हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि हम बैंकों का बैंक के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही बनाया गया था। ये जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। और किसके अंतर्गत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई। इसके अलावा जो हमारे भारत शासन अधिनियम से जो प्रावधान लिए गए हैं वो है न्यायपालिका का प्रावधान भी हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। उसके साथ साथ ही अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? ये एक अस्थायी कानून होता है जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम अवधि होती है, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, वो 6 मंथ्स का होता है। तो ये एक अस्थायी कानून होता है अध्यादेश, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। ये भी प्रावधान है, ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। इसके साथ ही कैग। कैग का अर्थ क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हमारे जो वर्तमान में जो कैग है वो है राजीव महर्षि। जो ये राजीव महर्षि हैं, ये हमारे देश के वर्तमान में कैग है। और ये हमारे देश के
13वें कैग है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि हमारे देश के वर्तमान कैग कौन है, तो राजीव अहीर है। ये वीडियो शूट हो रहा है 22 जून 2020 को। अभी फिलहाल जो कैग हैं वो है राजीव महर्षि। उसके बाद जो प्रावधान लिया गया है वो है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो कि अभी संघ लोक सेवा आयोग है, जिससे कि IAS, IRS, IPS अब भी बनते हैं, जो परीक्षाएं लेता है। इसके अलावा आपात उपबंध लिए गए हैं, प्रशासनिक विवरण लिया गया है। ये सारे हमारे आंतरिक स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो ही मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और भी काफ़ी सारे हैं जो कि अंग्रेज़ों ने चलाए थे, वो अब तक वही जो प्रावधान है लागू हैं। जैसे कि जनगणना। जनगणना है, ये 1881 में स्टार्ट हुई थी। नियमित रूप से 1881 में हुई थी स्टार्ट। वैसे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन नियमित रूप से रेगुलरली जो जनगणना है वो 1881 में स्टार्ट हुई थी। और तब से ये प्रावधान था कि हर 10 साल में जनगणना की जाएगी, और तब से अब तक हर 10 साल में ही जनगणना की जाती है। पशुओं की जो गणना है वो हर 1 साल में कर ली जाती है, हर साल होती है, लेकिन मनुष्यों की हर जनगणना है वो हर 10 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट है वो है बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में कौन से आते हैं? वो सब स्रोत जो कि अन्य देशों से, मतलब कि दूसरे देशों से, विदेशों से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो सब बाह्य स्रोत में आएंगे। तो जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन से क्या ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है ये मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे पहले के लेक्चर्स देखिए। अगर अब मैं यहाँ पर भी बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। उसके अलावा विधि का शासन। उसके अलावा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। इसके अलावा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? अगर कोई भारत का व्यक्ति है और वो विदेश में जाकर रहता है, और मान लीजिए वो अमेरिका में रहता है या फिर किसी भी देश में रहता है, रूस में रहता है, किसी भी देश में, और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद है चुनाव से संबंधित, जो ब्रिटेन से प्रावधान लिया गया है कि चुनाव में वोटिंग होगी। वोटिंग के आधार पर क्या होगा? जिसकी सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा मत पड़ेंगे, वही उसी को जीत होगी। तो ये जीत की प्रक्रिया है मत के आधार पर, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। यहाँ से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिए गए हैं। उसके अलावा क्या क्या लिए गए हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। उसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति व महाअभियोग। महाअभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। और राष्ट्रपति को कब हटाया जाता है? महाअभियोग की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति को कब हटाया जाता है? जब वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है तब। और क्या लिया गया है? USA से उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है। तीसरा जो देश है वो है कनाडा। कनाडा से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया है? उसमें फर्स्ट तो लिया है शक्ति विभाजन, शक्ति का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किस किस में? संघ और राज्य के बीच में। संघ का अर्थ यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है उसके बीच में, और राज्य सरकार है उसके बीच में शक्तियों का विभाजन। उसके बाद जो हमारे यहाँ से कनाडा से लिया है वो लिया है राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की अपॉइंटमेंट। उसके अलावा लिया है अवशिष्ट शक्तियाँ है वो केंद्र के पास रहेगी। और उसके अलावा लिया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। उसके बाद जो फोर्थ जो देश आता है वो आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये वो तत्व होते हैं जो कोई भी सरकार है
हमारे देश की जो भी सरकार है वो जब कोई भी नीतियाँ बनाती है तो उनका मार्गदर्शन करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मार्गदर्शन कैसे करते हैं कि इस तरह से आपको नीतियाँ बनानी है जो कि सरकार को सही और जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं वो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसकी एक प्रक्रिया होगी, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करना, मतलब कि नॉमिनेशन करना, मतलब कि उनको चुनना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति है वो हमारे देश के जो साहित्य है या फिर कला है या फिर विज्ञान है या फिर समाज सेवा है, इन क्षेत्रों में जो भी ख्याति प्राप्त जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति है उनका चुनाव करना, चुनना या मनोनयन करना, ये जो प्रावधान है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? एक तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये ली गई है, मतलब कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए जो पहले से चले आ रहे जो प्रावधान है, जो कि संविधान के जितने भी कानून हैं वो चले आ रहे हैं, अगर उनमें समय के साथ बदलाव नहीं किया जाएगा तो फिर ये सही नहीं है। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करना जरूरी है। तो इसीलिए जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है और ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। छठा जो हमारा देश आता है वो है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। इसके साथ ही साथ क्या लिया गया है फ्रांस से? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का क्या अर्थ हुआ? मतलब कि जो हमारा देश है वो उसमें ऐसा नहीं है कि एक जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है वो बना दिया तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है। या फिर जो सरकार चाहेगी वो ही प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार चाहेगी वो ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है। जो जनता चाहेगी वो बनेगा प्रधानमंत्री। जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि सरकार के द्वारा, ना कि वंशानुगत। सातवां जो हमारा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान का अर्थ क्या हुआ? देखिए हमारे देश में है 3 तरह की सूची हैं। सबसे फर्स्ट है वो है संघ सूची, दूसरे नंबर पर है प्रांत सूची। संघ सूची में क्या होता है? उसमें क्या होता है कि कानून बनाने का अधिकार और जो शक्तियां हैं वो कानून बनाने का अधिकार और जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होती है। और प्रांत सूची में राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची में क्या होता है कि कानून है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकारें बना सकती है, तो वो होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब आठवां जो देश आता है वो है जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, जैसे कि बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। नौवां जो हमारा देश है वो है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। वहीं एक है मूल कर्तव्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से ली गई है ये। और क्या लिया गया है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय का जो आदर्श है ये सब भी पूर्व सोवियत संघ से ही लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कवर अप, वो है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।